Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Hope you are doing well. As we have started the third chapter of the biology that is about cell and subcellular organelle, we will discuss about the seventh lecture that is about nucleus. इस वीडियो में हम न्यूक्लियस की लोकेशन, उसके फंक्शन, उसके बेसिक कंपोनेंट्स इन सब को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहले हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द ओवरव्यू. ओवरव्यू इज़ द सेंस दैट इट इज़ द इंट्रोडक्शन. ओवरव्यू में जो हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ लोकेशन. अगर हम लोकेशन की बात करें तो एक जनरल सा फैक्ट है जो हम सबको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक में प्रोमिनेंट या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल हैं हम उनकी अगर बात करें तो उनको हम दो तरह की कैटेगरीज में कर लेते हैं, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल. प्लांट सेल की बात करें तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में लोकेट नहीं होता बल्कि साइड पे लोकेट होता है. इनके अंदर एक वैक्यूल होता है लार्ज, जिसने सेंटर पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई की होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को जो है वो साइड पे पुश कर देता है वो. लेकिन जो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उनकी बॉडी में न्यूक्लियस जो है, उनकी सेल बॉडी में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर लोकेट करेगा. न्यूक्लियस की अगर हम साइज़ की बात करें तो हम कहते हैं न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10% है. ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10% है. किसी भी अगर हम सेल वॉल्यूम की बात करें, टोटल सेल वॉल्यूम की बात करें तो उसका जो 10% हिस्सा है, ठीक है, जो उसका पार्ट है वो न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई किया होता है. फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जो है वो हेल्प करेगा और दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे जो सेल के वो काम करेगा, यानी कि सेल को रिप्रेजेंट करेगा. फंक्शंस की बात करते हैं, इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ अबाउट कि ये स्टोर करेगा हेरिडिटी मटीरियल को. हेरिडिटी मटीरियल में हमारे पास डीएनए आ जाता है, जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, और दूसरा ये कि सेल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट्स करेगा. उनका मतलब ये कि आपस में रिलेशन रखेगा कि कौन से सेल में कब एक्टिविटी होनी है, कैसी एक्टिविटी होनी है और कौन कौन सी एक्टिविटी एट अ टाइम एक सेल में होनी है. ठीक है, ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल एंड इन सब का चेक एंड बैलेंस जो है वो न्यूक्लियस ने रखना है. तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन. फिर हम बात करते हैं इसकी डायग्राम की. तो आपको सबसे पहले इसकी डायग्राम का इंट्रो करवा देते हैं, फिर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं. इसने सारा न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है. ठीक है, और इसके बाद जो है ये क्रोमैटिन जो है मटीरियल है, हेरिडिटी मटीरियल जो इसके अंदर प्रेजेंट है. न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं वो न्यूक्लियोलस है. और न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर जो है वो बोला जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स. इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं. हम सबसे पहले इसका फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, सेमी फ्लूइड होता है. ठीक है, यानी कि थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा थिन होता है. इतना थिक नहीं होता कि हम इसे सॉलिड कह सकें और इतना थिन नहीं होता कि हम इसे प्रॉपर जो है वो लिक्विड कह सकें, जो न्यूक्लियस की इनसाइड पे जो है वो प्रेजेंट होता है. अगर हम इसका कंपैरिजन करें सेल से, ठीक है, तो जैसे सेल में होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है साइटोप्लाज्म आता है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जो है वो न्यूक्लियर प्लाज्म आएगा. न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मटीरियल होता है जिसमें क्रोमैटिन होते हैं. क्रोमैटिन मीन के जो डीएनए होंगे वो नॉर्मली तो लूजली जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लूजली पैक्ड हुए होते हैं, मतलब उनकी कोई शेप नहीं होती है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है तो वो खुद को कंडेंसली जो है वो पैक कर लेते हैं, बहुत एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स का नेम देते हैं. ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस की बात करें उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं जो कि राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करेंगे. तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म था. अगर हम इसके सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर पोर्स. जब हम न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे हमने पीछे अभी न्यूक्लियर प्लाज्म में कंपेयर किया था ना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को, तो यहाँ हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हर सेल पे, वैसे ही इसमें जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है हर न्यूक्लियस के बाहर. न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसने सारे के सारे न्यूक्लियस कंटेंट को आपस में इनक्लोज किया होता है और सेल की सारी लाइफ साइकिल को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है.
ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। डबल लेयर को जो इनके दरमियान स्पेस होती है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि वो स्पेस जो दो लेयर्स के दरमियान में है, और वो दोनों लेयर्स आपस में कनेक्ट करेंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ठीक है, जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सारा फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है। इस तरह जो है वो जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है, प्रॉपरली शेप में लाइन होता है, और इस तरह जो है वो पार्टीशन होकर दो डाटर सेल जो है वो बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इनर साइड पे न्यूक्लियर एनवेलप के, तो एक प्रोटीन लाइनिंग होती है जिसको न्यूक्लियर लैमिला जो है वो बोला जाता है। एक पॉइंट हमारा मिस हो गया कि जैसे ही डॉटर सेल बनते हैं तो दोबारा से उसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो इंटीग्रेट करेगा और दोबारा से उसकी जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की इनर साइड पे, तो वहाँ पे एक प्रोटीन लाइनिंग होती है जिसको न्यूक्लियर लैमिला बोला जाता है। ठीक है, उस लैमिला की बात करें, उसका जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि उसने जो है वो बाइंड करना होता है क्रोमैटिन को, ताकि वो उसने क्रोमैटिन को और न्यूक्लियर एनवेलप को आपस में बाइंड करना है ताकि उसको जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल सके, एक प्रॉपर एक जो है वो सपोर्ट सिस्टम उसे मिल सके। ये था हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो है छोटे छोटे जो हैं वो हमारे पास होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स जो है वो बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। अभी न्यूक्लियर पोर्स की बात करें तो ये एक एलेबोरेट स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। जिस स्ट्रक्चर से या जिस सिस्टम के थ्रू ये मिलके बने होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर तो हमें समझ आ गया सुराख है, लेकिन उन सुराखों का जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसके कुछ सब यूनिट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनका सब यूनिट है एनुलर सब यूनिट। एनुलर सब यूनिट की बात करें तो इसने पोर की जो इनर साइड होती है, पोर के अंदर वाली साइड जो है उसको सराउंड किया होगा। ठीक है, कॉलम जो सब यूनिट की बात करें तो ये उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो है वो वॉल बनाएगा। अंदर सराउंड नहीं किया बल्कि वो वॉल बना रहा है, और जो एनुलर सब यूनिट था वो वॉल के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट था। रिंग सब यूनिट की बात करें तो ये वॉल के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है, आउटर साइड पे जो है वो प्रेजेंट है। ये क्या करेंगी, ये आउटर साइड को कॉलम सब यूनिट से अटैच होने में हेल्प करेंगी। कॉलम सब यूनिट जिसने कॉम्प्लेक्स जो है वो वॉल बनाई होती है। अगर हम लैमिनल सब यूनिट की बात करें तो ये इन कोरिंग में हेल्प करेगा, उसे जो है वो आपस में जोड़ने में हेल्प करेगा न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ। दोबारा से रिपीट करते हैं, एनुलर जो है वो इनसाइड होगा और रिंग जो है वो आउटसाइड होगा। कॉलम सब यूनिट जो है वो कॉम्प्लेक्स जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसकी वॉल बनाएगा, और लैमिनर जो है उसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा, उस वॉल को उसको इनकोर करने में जो है वो हेल्प करेगा। इन फाइब्रिल्स की अगर हम बात करें या इन सुराखों की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स जो फाइब्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं थ्रेड लाइक्स। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे, बास्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे और न्यूक्लियर साइड के जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स की, जैसे हमने यहाँ पे देखे भी थे। ठीक है, जैसे ये हैं, ये फाइब्रिल्स हैं, टीनी फाइब्रिल्स, जिसने जो है वो न्यूक्लियर पोर से कॉम्प्लेक्स से जो है वो निकले हैं। ये न्यूक्लियर पोर है और यहाँ से जो है ये टीनी फाइब्रिल्स हैं। ठीक है, अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियर पोर के फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन तो ये कि रेगुलेट करेगा पैसेज को, कि सेल के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करेगा, इसलिए जो है वो मॉलिक्यूल्स को आपस में रेगुलेट करेगा। न्यूक्लियर दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए परमिएबल होता है, यानी कि उनको जो है वो पाथवे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो यहाँ से गुजर सकें और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मूव कर सकें। लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे प्रोटीन्स की बात करें, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स है, तो वो सेल के अंदर जाना उनको भी अलाउ होता है। ठीक है, तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि उनको भी ये अलाउ करेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे डीएनए और आरएनए है, वो उनकी भी ज़रूरत होती है क्योंकि डीएनए और आरएनए तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ना, जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन की फॉर्म में उनके अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उनके जो है वो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे जो मेजर यूनिट है वो सेंसिस कर सकें। राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं वो बनते हैं क्योंकि राइबोसोम सेंसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है, तो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं और जहाँ पे न्यूक्लिया में उनकी सेंसिस हो रही होती है वहाँ पे जो है वो उनकी ज़रूरत होती है, और ये अलाउ करेंगे कि ये लीव भी कर सके किसी सिस्टम को और किसी सिस्टम को, और वहाँ से जो है ये उसे अलाउ करेंगे कि न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म में एंटर भी हो सके। तो ये जो है वो गिव एंड टेक का रूल या एंटर्स और एग्जिट जो है वो उस चीज़ को जो है वो शो करेगा। ठीक है, अगर हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये अब देख लें इसका स्ट्रक्चर।
ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब ये कि इसमें जो है वो दो मेम्ब्रेन्स हैं। दिस वन इज़ आउटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच उनमें ये न्यूक्लियर लैमेला है जिसने जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर हम एनुलर की बात करें, एनुलर को हमने डिस्कस किया था जो इनर साइड पे प्रेजेंट था, ये है एनुलर जो इनर साइड के अंदर, दिस वन इज एनुलर जो कि इनर साइड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर बास्केट है जो कि टीनी फाइब्रिल से मिलके जो है वो बनती है। ठीक है, कॉलमनर की बात करें तो कॉलमनर ये जो वॉल बनी हुई है यहाँ पे, ये जो सारी वॉल बनी है ये कॉलमनर है। ठीक है, रिंग की बात करें, रिंग जो है वो आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, तो दिस वन इज रिंग। ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये रिंग है, ये कॉलमनर है, ये जो है ये एलुनर है। ठीक है, और लैमिनल की बात करें जिसने अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है, तो ये जो ब्लू इन कलर है ये लैमिनल है। तो ये जो थे ये सारे के सारे जो है वो सब यूनिट्स थे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के। तो ये एक पोर का जो है वो स्ट्रक्चर है। फिर हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। जब हम न्यूक्लियोलस को बात करते हैं तो हम कहते हैं एक बहुत प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन्ड, यानी कि बकाया की निस्बत ये ज़्यादा स्टेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। इसकी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियाई, और मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके फंक्शन की बात करें, इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसने सारे के सारे जो हैं वो सब यूनिट्स को असेंबल करने हैं। ठीक है, जिसने राइबोसोम सिंथेसिस जो है वो करनी है। तो जितने जो है, अगर एक सेल है उसने ज़्यादा प्रोटीन जो है वो बनानी है तो उसको ज़्यादा राइबोसोम्स की ज़रूरत होगी। तो इसको ज़्यादा राइबोसोम की ज़रूरत होगी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होंगे। इनके बारे में एक बात बोल जाती है कि राइबोसोम इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री, उन्होंने प्रोटीन्स बनानी है। एंड न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम की फैक्ट्री, उसने राइबोसोम्स बनाने हैं, और राइबोसोम्स ने नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन बनाने हैं। तो ये एक रिलेशन है जो आपने देख लें। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन टिनी फाइब्रिल्स है, और ये सारा जो है इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर की। रीजन्स, ये वो रीजन्स होते हैं, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको ये बोला जाता है। इनमें क्या होता है, इनके अंदर जो है ये डीएनए या जो राइबोसोमल आरएनए वो इनकोड किया जाता है। ठीक है, इनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जो ऊपर इन पॉइंट्स पे जो डीएनए होता है वो इनकोड करेगा राइबोसोमल आरएनए को, ताकि वो राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसिस हो और नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियोलस जो है वो बने। जैसे ही माइटोसिस बनती है तो एक जो न्यूक्लियोलस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो डिसअपेयर हो जाता है, और डिवीजन के फ़ौरन बाद जो है न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा एनओआर से जो है वो बन जाता है। एनओआर जो है ये डीएनए साइट्स होती हैं जो डीएनए पे प्रेजेंट होती हैं, और ये इनकोड करेंगी राइबोसोमल आरएनए की प्रेजेंस को। ठीक है, या उसकी सिंथेसिस को। कंपोजिशन की बात करते हैं, किस किस चीज़ से हम मिलके बने, तो न्यूक्लियोलस जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो ये कि ग्रैनुलर, और एक होते हैं फाइब्रिल कंपोनेंट्स। ग्रैनुलर की बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे राइबोसोमल सब यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम्स की तरह के। फाइब्रिल्स की बात करें तो इसकी ये कंपोज होते हैं, ये रॉ मटेरियल राइबोसोम सब यूनिट्स के रॉ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ग्रैनुलर में सब यूनिट्स होते हैं और ये उनके रॉ मटेरियल्स होते हैं, और साथ उनके एसोसिएटेड प्रोटीन जिनकी जो है वो ज़रूरत होती है। तो ये इसकी जो थी ये कंपोजिशन थी। अगर हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करें, दैट इज़ क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमैटिन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं स्टिंग लाइक फाइबर्स, रस्सी की तरह के धागे होते हैं जिनको क्रोमैटिन जो है वो बोला जाता है। जब हमने बात की थी कि हेडिट मटीरियल जो है वो लूजली जो है वो डिस्पर्स हुआ होता है उसमें। कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब हम इसका क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मोतियों की एक लड़ी है, सीरीज ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको न्यूक्लियोसोम जो है वो बोला जाता है। जब हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो रैप करते हैं उसे। न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो रैप करेगा स्मॉल प्रोटीन्स को जिनको हिस्टोन बोला जाता है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है वो रैप करेगा या ब्लेड जो है वो लपेटा जाएगा। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस के बात करें ना, ह्यूमन सेल की कोई भी ह्यूमन सेल हो, तो न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर 6 फीट लॉन्ग डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो 46 फीट जो है वो लॉन्ग है, और उस 6 फीट को हम डिवाइड कर देते हैं 46 इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स में। जब हम उसमें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक मोलिक्यूल आता है 1.5 इंचज़ जो है वो लॉन्ग आता है, और ये जो है ये एक क्रोमोसोम के लिए जो है वो होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो एक की पॉइंट है, कैलकुलेशन है
कि 6 फीट जो है वो लॉन्ग होता है, 46 इंडिविजुअल्स में उनको जो है वो डिवाइड किया जाता है। जब 46 में किया जाता है तो 1.5 इंचज़ लॉन्ग जो है वो स्ट्रक्चर आता है, और ये जो है एक क्रोमोसोम के लिए ये जो है काफ़ी होता है। क्रोमैटिन की टाइप की बात करें तो क्रोमैटिन दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूकैरियोमैटिन एंड द सेकंड वन इज़ हेटेरोक्रोमैटिन। यूकैरियोमैटिन की बात करें तो ये एक्टिव क्रोमैटिन होते हैं। ये वो क्रोमैटिन होते हैं ट्रू, यू मीन ट्रू, ठीक है। इनकी बात करें तो ये एक्टिव होते हैं। इन्होंने ट्रांसक्राइब करना होता है खुद को आरएनए के अंदर कि वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कर सकें। ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो ये जो है इस चीज़ में होते हैं कि इनको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट जो है वो किया जा सके। लेकिन अगर हम हेटेरोक्रोमैटिन की बात करें तो ये इनएक्टिव होते हैं। ये ट्रांसलेट जो है वो नहीं होना होता, या ट्रांसक्राइब जो है वो मैसेंजर आरएनए में नहीं होना होता। फिर हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात करते हैं तो जैसे ही इंटरफेस आता है तो सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, वो कैरी ऑन होना ख़त्म हो जाता है। जो क्रोमैटिन होता है वो न्यूक्लियस से डिस्पर्स हो जाता है और टैंगल्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, एक धागों की शक्ल में जो है वो आ जाता है। जैसे ही सेल्स जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं तो जो क्रोमैटिन है वो कंप्रेस्ड होता जाता है। कंप्रेस्ड होकर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में आता है, इसको क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। कंडेंस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, सारे टर्म्स जो हैं वो उसके लिए यूज़ की जा रही हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो इसकी दो आर्म्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं, जिनको क्रोमैटिड जो है वो बोला जाता है। और जिस पॉइंट पे जो ये मिले होते हैं दोनों पॉइंट्स, उसको सेंट्रोमेयर जो है वो बोला जाता है। यहाँ पे बात करें तो ये न्यूक्लियर पोर था, ये उसके अंदर जो फाइबर्स थे ये क्रोमैटिन है, ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर है। ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम में हमने बात की थी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये रैप हुआ होता है, तो ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि जिसके ऊपर जो है वो डीएनए हेलिक्स जो है वो रैप हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो है ये सेंट्रोमेयर है जहाँ पे उन्होंने आपस में मिलना है। ये आर्म है, इन आर्म को क्रोमैटिड जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ये इसका जो था वो स्ट्रक्चर था। अब हमारा जो है वो एक पॉइंट रह गया, दैट इज़ अबाउट दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, कि किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर जो है वो कम होते हैं। लेकिन अगर हम डिप्लॉइड सेल्स की बात करें तो डिप्लॉइड गीमेट्स की नहीं बात कर रहे हैं हम, तो डिप्लॉइड्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और फिर हम और सबसे कम जो नंबर हमने देखे हैं अभी तक वो हमने 8 के अंदर और राउंड वॉर्म के अंदर देखे हैं, वो 2 हैं, ठीक है। 2 से कम अभी तक हमने किसी के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो नहीं देखे। और जो सबसे ज़्यादा है वो थाउजेंड्स तक है। इंडियन फर्न जो है वो एक जो है वो देखा गया है सेल, इसके अंदर जो है वो 1260 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। इसकी बात देखें तो क्रोमोसोम्स जो है वो स्पीशी की कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटिंग करती है, कि कोई स्पीशी अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम होने चाहिए, और अगर कम कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर कम होने चाहिए। इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है। तो ये हमारा जो था आज का टॉपिक था, ये 4 जो थे वो कंपोनेंट्स थे जिनको हमने जो है वो डिस्कस किया। ये डायग्राम्स है जिसको भी हमने एक्सप्लेन किया। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।